अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SA ट्यूटर। हम लोग आज अब लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का। मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर से अकॉर्डिंग जो है कुछ टॉपिक्स बताए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना 3rd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियस को जो है ना कैरियन भी बोला जाता है। कैरियन तो जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स कौन होते हैं? ट्रू न्यूक्लियस वाले। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस वाले उन्हें जो है यूकैरियोट्स बोला जाता है। तो न्यूक्लियस को कैरियन बोला जाता है। अच्छा, हम लोग मोस्टली देखते हैं कि न्यूक्लियस हम लोग इसी तरह से बनाते हैं कि ये सेल है और ये सेल के अंदर स्फेरिकल न्यूक्लियस। तो ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि न्यूक्लियस सिर्फ स्फेरिकल ही होता है। न्यूक्लियस स्फेरिकल नहीं होता है। न्यूक्लियस कैन बी ओवल, कैन बी स्फेरिकल, कैन बी लोब्ड एंड कैन बी इलोंगेटेड। न्यूक्लियस जो है हमारे पास लोब्ड भी हो सकता है, न्यूक्लियस हमारे पास इलोंगेटेड भी हो सकता है। इस तरह के शेप का भी होता है। न्यूक्लियस शेप में वेरी करता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसी शेप का होता है। हम लोग मोस्टली यही बनाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट शेप्स में हो सकता है। और ऐसा भी नहीं होता कि जो है न्यूक्लियस जो है एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही मौजूद होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे पास एक स्केलेटल मसल सेल होता है, उसमें जो है हमारे पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। वो इस तरह का होता है, तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मोस्टली जो है हमारे पास एक ही न्यूक्लियस होता है सेल में, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रो था न्यूक्लियस का। अब मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाती हूँ उस साइड पर, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अच्छा, अब आप लोग देखिए, मैंने अभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये न्यूक्लियस जो मैंने पहले भी बताया है कि डबल लेयर होती है न्यूक्लियस की। तो ये देखिए, मैंने डबल लेयर बनाई है और ये जो बीच में पोर्स हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। जैसे जब ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होती है तो जो मैसेंजर RNA है वो इधर से इंफॉर्मेशन लेकर बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, तो ये न्यूक्लियर पोर्स वगैरह से, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो हो रहा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, तो वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हो रहा होता है। फिर हमारे पास बीच में जो है ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है क्रोमोसोम्स प्रॉपर बन जाते हैं, कंडेंस फॉर्म जो नज़र आने होते हैं। और अगर सेल डिवीजन वाला फेज नहीं हो तो जो है ये इस तरह से नेटवर्क की फॉर्म में नज़र आते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं इसको। और ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है। बाकी ये जो सारा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो मैंने वो बनाया है ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस सिंगल को न्यूक्लियोलस बोला जाता है, और अगर एक से ज़्यादा है तो न्यूक्लियोलाई बोला जाता है। तो न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन होता है ना, बेसिकली वो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, और RNA भी फॉर्म होता है। तो ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है। तो ये जो है हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग को इधर से कुछ नोट करना है तो नोट कर लें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम। तो जैसे मैंने भी पीछे बताया कि शुरू में जब सेल डिवीजन का फेस नहीं होता तो जो है हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में जो है ये क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, इस तरह से नेटवर्क होता है। और जब हमारे पास डिवीजन का फेस स्टार्ट होता है तो जो है ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स जो हैं एक अपनी शेप में आ जाते हैं, जिससे जो है मतलब विजिबल होने लगते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। तो जो है ये हमारे पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स के जो सेंटर में जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको सेंट्रोमेयर बोला जाता है। सेंट्रोमेयर से जो है हमारे पास स्पिंडल फाइबर वगैरह जो होते हैं ना, माइटोटिक एपरेटस, वो जो है सेंट्रोमेयर से आके अटैच होते हैं। काइनेटोकोर होता है इधर, तो इससे आके स्पिंडल फाइबर्स वगैरह अटैच होते हैं। बाकी जो ये दो हैं ये आर्म्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में जो ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्म्स बोला जाता है। अच्छा, क्रोमोसोम्स जो है वो DNA प्लस प्रोटीन होता है। DNA प्लस प्रोटीन होता है, DNA प्लस प्रोटीन। तो जो है ये DNA प्रेजेंट होता है, ये जो है DNA होता है क्रोमोसोम में। और जो है ना कुछ ऐसे प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो देखें, ये जो फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA होते हैं ना, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं ये जीन्स होते हैं।
ये जो है ना मतलब डिफरेंट पूरी बॉडी की जो है इंफॉर्मेशन होती है। जैसे किसी एक फ्रेगमेंट के पास आई कलर की इंफॉर्मेशन होती है, किसी के पास हेयर कलर की, तो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो इन्हें जीन बोला जाता है। और बाकी जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्रोमोसोम का रफली स्ट्रक्चर होता है। और जो है दोनों आर्म्स को मिला के जो है क्रोमेटिड बोला जाता है। क्रोमेटिड, दोनों आर्म्स को अगर मिलाएंगे तो क्रोमेटिड बोला जाता है। और जो है क्रोमोसोम्स जो है ना, अगर हम लोग काउंट करें तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर किया जाता है। ये भी एक क्रोमोसोम है, और जो ये मैंने बनाया ना ये भी एक क्रोमोसोम है, और ये एक अलग क्रोमोसोम है। जैसे ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, क्योंकि एक सेंट्रोमेयर है बीच में, और इसके साथ आर्म्स जितने भी कनेक्ट हो जाए ये भी हमारे पास एक ही क्रोमोसोम कहलाया जाएगा। जब तक कि हमारे पास यूं करके दो सेंट्रोमेयर्स अलग ना हो जाएं तब तक हमारे पास एक ही क्रोमोसोम कहलाता है। अब ये जो है ना ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये जो है ना चारों आर्म्स वाला ये एक ही क्रोमोसोम होता है। तो ये आप नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम्स की टाइप की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास 4 तरह की क्रोमोसोम्स की टाइप होती हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक वो टाइप होती है जिसमें क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स जो हैं इक्वल होते हैं। एक आर्म को जो है हम लोग पी बोल देते हैं, ये वाला पी और ये क्यू, तो पी इज इक्वल टू क्यू, दोनों आर्म्स जो है इक्वल होते हैं। तो जो है मेटासेंट्रिक में बोथ आर्म्स आर इक्वल। सब मेटासेंट्रिक में जो है बोथ आर्म्स आर अनइक्वल। तो इसमें जो है ना पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। जैसे मैंने बनाने की कोशिश की, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है आर्म और ये छोटा है, तो अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि एक आर्म जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है और एक जो है बड़ा होता है, मतलब एक छोटा होता है रॉड लाइक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये वाला छोटा थोड़ा सा रॉड लाइक है, और ये वाला तो नॉर्मल जैसा एक आर्म होता है वैसे ही है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है ना वो टिप पर होता है, और इस तरह से ये एक आर्म होता है। तो आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे टी से टीलोसेंट्रिक और टी से ही टिप। तो ये 4 टाइप्स हैं इसकी। मेटासेंट्रिक में इक्वल होते हैं, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल होते हैं, एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत छोटा और रॉड लाइक होता है, और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टॉप पर होता है। जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ना, साइटोप्लाज्म के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं। हाफ जो है हमारे पास साइटोसोल होता है, साइटोसोल, और हाफ जो है ऑर्गेनील्स होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनील्स भी जिसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। तो हाफ ऑर्गेनील्स होते हैं और हाफ जो है हमारे पास साइटोसोल होता है। तो साइटोसोल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, मेन कंपोनेंट्स, तो मेन कंपोनेंट जो है वो इसका वाटर होता है। बाकी जो है हमारे पास साइटोसोल के अंदर सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स को मैं ए कर कर लिख रही हूँ, तो ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसको जो है हम लोग साइटोसोल बोलते हैं, इसको साइटोसोल बोलते हैं ना, मतलब सोल बोलते हैं। और बाकी जो है ना हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये जो है ना साइटोप्लाज्म के मतलब अंदर की तरफ जैसे ऐसे है, तो ये तो न्यूक्लियस आ गया, ये सारा हमारे पास साइटोसोल हो गया। और जो साइड पर है ना वो थोड़ा सा विस्कस होता है, जो साइड का मैं एरिया बना रही हूँ, ये यहाँ पर जो साइटोसोल होता है थोड़ा विस्कस होता है, तो इसको साइटोजेल बोलते हैं। बाकी जो है हमारे पास साइटोसोल की मूवमेंट को, साइटोसोल की मूवमेंट को जो है ना साइक्लोसिस बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की उसको जो है साइक्लोसिस बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे हमारे पास साइटोस्केलेटन्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, उसकी वजह से जो है ये मूवमेंट हो रही होती है। तो ये साइटोसोल होता है। बाकी साइटोसोल की जो है कंपोनेंट्स मैंने बता दिया, मेन कंपोनेंट वाटर होता है, बाकी सॉल्ट, शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो 0.5% ऑर्गेनील्स होते हैं, वो ऑर्गेनील्स हम 1 बाय 1 सारे ऑर्गेनील्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है हमारे पास सेल में इस तरह से प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है।
यूँ भी लिखते हैं कि सिस्टम ऑफ टिब्यूल्स या फिर नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स विच एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से बाहर अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो इसमें ये हेल्प करता है। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, ए ग्रैन्युलेटेड और ग्रैन्युलेटेड। जो ग्रैन्युलेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रैन्यूल्स बनाए, तो ये ग्रैन्युलेटेड होता है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और जो ए ग्रैन्युलेटेड होता है, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, उसको जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, ये राइबोसोम्स होते हैं। तो जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के अलग फंक्शन होते हैं। तो पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देख लेते हैं। तो इसका पहला फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। ये जो है लिपिड के बनवाने में हेल्प करता है। तो ये स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल में प्रेजेंट होता है, एडिपोज सेल में प्रेजेंट होता है। एडिपोज सेल जो है ना, फैट सेल्स होते हैं, जो स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है उसको एडिपोज सेल बोला जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उधर प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो है ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल इन लिवर में एक्सेस ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उधर स्टोरेज में हेल्प करता है, तो उधर प्रेजेंट होता है। बाकी मसल सेल में प्रेजेंट होता है। मसल सेल में जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, और मसल में भी कुछ ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो उसमें भी हेल्प करता है। बाकी फर्दर इसके फंक्शन होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कोई टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं या कुछ मतलब टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। और स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ये उसके स्टोरेज में भी हेल्प करता है और रिलीज में भी। जो मैंने बताया ना कि मसल सेल में जो है ये प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो इसका यही रोल होता है कि कैल्शियम रिलीज करता है, तो उससे जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये पूरा मैकेनिज्म है, ये सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो ये अभी तो फिलहाल फंक्शन के तौर पे याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रैन्युलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं, तो ये उसका फंक्शन होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये टॉपिक है, यहाँ तक नोट करें। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कॉन्ड्रियोसोम्स भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये मतलब जो है एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेल जितनी एक्टिविटी कर रहा होता है उतने जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी मतलब फिजिकल वर्कआउट के ऊपर प्रेजेंट करता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। जितने एक्टिव होते हैं उतने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। इधर जो है सारा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, हमारा सारा जो फूड वगैरह है वो ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और एंड प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक जैसे नाम से पता चल रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, तो इसको इस वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस। इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अगर मतलब ये नहीं है कि वो जो एक मेन जो सेल का डीएनए उस पर डिपेंडेंट होता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना भी डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो उसके मतलब उस डीएनए के अकॉर्डिंग फंक्शन कर सकता है। तो इस वजह से सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। जिन ऑर्गेनिल्स के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है ना, उनको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। बाकी जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो इनर लेयर होती है ना, वो फोल्ड्स में हुई होती है। इनर इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स टू फॉर्म क्रिस्टी। अब ये जो है ना फोल्ड्स बन जाते हैं, और जो फोल्ड्स है इनको क्रिस्टी बोला जाता है। बाकी जो है ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो क्रिस्टी है, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसके थ्रू जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह ये सब जो है एंजाइम्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं। यही इसका एंड प्रोडक्ट होता है। ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। और इधर जो है हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन होता है। जो हमारे पास लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो स्मॉलर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इसका फंक्शन और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अच्छा, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक बात और बतानी थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी बॉडी के सेल के अंदर होते हैं ना, तो वो जो है ना मदर की तरफ से आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर की साइड से आते हैं।
मदर का कंट्रीब्यूशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो फादर होते हैं, फादर जो है स्पर्म देते हैं, तो स्पर्म सेल जो है बहुत छोटा होता है और ओवम जो है एक लार्ज सेल है। तो ओवम के थ्रू जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज आते हैं। तो बॉडी में जितने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो मदर की साइड से होते हैं। तो मुझे बस ये बताना था कि मदर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्रेजेंट। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। इसको गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था ना, तो उनका नाम गोल्जी था, तो उसी नाम पर ये नाम रख दिया गया था इस ऑर्गेनिल्स का, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी जो है प्लांट्स और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में गोल्जी बॉडी को जो है बोलते हैं डिक्टायोजोन्स। तो एनिमल सेल में जो है ये एक प्रेजेंट होता है यूजुअली, और प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट, मतलब एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं गोल्जी। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे ये हमारे पास ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारे पास ये नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो जो है ये इस तरह से प्रेजेंट होती है, जैसे ये दिखाया मैंने कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये जो है इसको रिसीव करेगा, गोल्जी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला ट्रांसपोर्ट वेसिकल रिसीव करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और फिर उसको या तो फिर सेल के बाहर या सेल के अंदर ही रहने देगा उस वेसिकल को। तो मेन जो वर्क होता है ना, फंक्शन जो होता है गोल्जी का, वो मॉडिफिकेशन होता है। ये मॉडिफाई करता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि इसका फंक्शन क्या, रिसीव्स पैकेजेस फ्रॉम ईआर, मॉडिफाई देम एंड सेंड टू आइदर आउटसाइड और विद इन सेल, या तो बाहर भेज देता है या फिर अंदर ही रहने देते हैं। और इसका एक और फंक्शन होता है सेल वॉल की फॉर्मेशन में। मैंने जब सेल वॉल का टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि गोल्जी का जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन में फंक्शन होता है, क्योंकि गोल्जी जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट सिक्रीट करता है, उनको जो है फ्रेगमोप्लास्ट बोला जाता है। और वो जो है ना सारे जैसे हमारे पास ये जो है छोटे छोटे इसने फ्रेगमेंट्स सिक्रीट किए जिसको फ्रेगमोप्लास्ट बोला जाता है, और फिर ये सारे फ्रेगमेंट्स मिलकर जो है एक वॉल बना लेते हैं, तो उसको सेल वॉल बोला जाता है। तो ये दो फंक्शंस हैं, ये गोल्जी का टॉपिक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।